हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता। ये इसकी क्लास 4th है। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो इसमें आज हम करेंगे जो लेवल ऑफ टीचिंग हम कर रहे हैं शिक्षण के स्तर, उसमें आज हम तीसरा देखेंगे विचारात्मक या चिंतन स्तर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 स्तर करवा दिए हैं, समर्थी स्तर और बोध स्तर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये 3 हैं। पहला है समर्थी स्तर, दूसरा है हमारा बोध स्तर और तीसरा है विचारात्मक स्तर। तो जो समर्थी स्तर है वो हर्बर्ट ने दिया और दूसरा जो बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया और थर्ड विचारात्मक या चिंतन स्तर ये हंट ने दिया। तो इनके नाम भी हमें याद रखने हैं कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं विचारात्मक चिंतन स्तर क्या है। ये हंट ने दिया है, इसको हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। तो चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में समर्थी तथा बोध दोनों सत्रों का शिक्षण निहित होता है। यानी पहला जो समर्थी स्तर है, उसके बाद जो बोध स्तर है और जो थर्ड आएगा चिंतन स्तर, ये दोनों जो लेवल हैं ये हम पार करके ही तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं। आगे देखते हैं, यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है और पूर्णतः विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यानी इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने विचार, अपनी धारणा क्या मानते हैं क्या नहीं, और अपनी मान्यता और अपनी जो नॉलेज है उसके अनुसार किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करते हैं और कोई भी टॉपिक है उस पर तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध व सर्जन को महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या का समाधान खोजते हैं और स्वयं अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट खुद या स्वयं इंटरेस्ट लेकर चिंतन, मनन, तर्क और कल्पना करते हुए समस्या का सलूशन ढूंढते हैं। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में समर्थी तथा बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। आगे देखते हैं, चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर के शिक्षण का मॉडल हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। इसलिए इस शिक्षण स्तर के प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का अध्ययन 4 सोपानों में किया जा सकता है। इसके भी 4 स्टेप बताए गए हैं। तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है उद्देश्य, एम, समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना, छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना और छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास करना, ये सब इसका उद्देश्य है। सबसे पहले समस्या, कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान करने के लिए छात्रों में इतनी क्षमता का विकास करना कि छात्र के आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसका समाधान खुद कर सकें। सेकंड है संरचना, स्ट्रक्चर। चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रमुख रूप से 2 आयाम
आयोमा का अनुसरण किया जाता है। डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति एवं कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। आइए देखते हैं क्या है डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति। डीवी की समस्यात्मक समस्या को निम्न दो परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला है, एक व्यक्ति को इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं दिखाई देती हैं। इसे पथ रहित परिस्थिति कहते हैं। ऐसे में जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं, तब उसे तनाव हो जाता है। इसलिए वह उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए समाधान के विषय में सोचता है और इस प्रकार उसके सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत होती है। अगर उसको पढ़ते टाइम किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो वह थोड़ा सा तनाव में आ जाता है और वह उन बाधाओं या उन समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचता है। बी है, जब व्यक्ति दो लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं तब उनके सामने यह समस्या होती है कि किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इसे दो नोक वाली पथ परिस्थिति कहा जाता है। दो समान आकर्षित करने वाले लक्ष्यों की परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति हो जाती है और उनमें किस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, इस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही लक्ष्य को दो मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है और दोनों ही मार्ग सुगम होते हैं। जहां व्यक्ति किस मार्ग का अनुसरण करे, यह तनाव की स्थिति हो जाती है और समस्यात्मक परिस्थिति का जन्म होता है। सेकंड है हमारा कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। कर्ट लेविन का विचार है कि व्यक्ति को कोई न कोई लक्ष्य होता है जिससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। तो सभी का कोई न कोई एम होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति तनाव उत्पन्न करती है जिसे समस्यात्मक परिस्थिति बन जाती है। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली समृद्धि तथा बोध स्तर से बिल्कुल ही भिन्न होती है। छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से स्तर में कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो लास्ट वाला हमारा 3rd नंबर का विचारात्मक स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल में कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः अभिप्रेरणा का अधिक महत्व होता है। छात्र समस्या के प्रति जितना संवेदनशील होगा उतना ही उसके मौलिक चिंतन का अधिक विकास होगा। शिक्षक का कार्य उनके आकांक्षा स्तर को उठाना है। आकांक्षा स्तर ऊंचा होने पर ही उनको आत्मिक उच्चता अधिक होगी। नेक्स्ट है, इस स्तर पर सामाजिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। छात्र में अध्ययन के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न होगा। चिंतन स्तर पर शिक्षक का स्थान गौण होता है और शिक्षण के लिए वाद विवाद तथा सेमिनार आदि विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। अगला है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना कठिन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है। इस स्तर की परीक्षा की व्यवस्था करते हुए निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए जो मेन पॉइंट हैं वो देखते हैं। छात्रों की अभिवृत्तियों तथा विश्वासों का मापन किया जाए। अगला है अधिगम की क्रियाओं में छात्रों की तल्लीनता की भी जांच की जाए। नेक्स्ट है छात्रों की समस्या समाधान प्रवृत्ति का भी मापन किया जाए। अगला है छात्रों की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का भी मूल्यांकन किया जाए। आगे देखते हैं
चिंतन सत्र के मूल्यांकन के लिए शिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती। छात्रों को इन क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें MCQ वाली परीक्षा होती है वो इसके लिए अच्छी नहीं होती। इसके लिए निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे IAS की परीक्षा होती है तो ये इसमें जो थिंकिंग पावर है वो चेक की जाती है कि किसकी थिंकिंग पावर कितनी ज़्यादा डेवलप है और कितना वो तर्क कर सकता है, तो उसके लिए निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। आगे देखते हैं, चिंतन सत्र के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो देखते हैं। चिंतन सत्र पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, इस सत्र के शिक्षण के पूर्व समर्थी तथा बोध सत्र का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यानी जो मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका स्टूडेंट्स को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए और छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो और उनमें सहानुभूति, प्रेम तथा संवेदनशीलता होनी चाहिए। आगे और इसके पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। छात्र को समस्याओं के प्रति तथा अपनी विषय वस्तु के संबंध में अधिक संवेदनशील होना चाहिए। चिंतन सत्र के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए। अगला है, ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। और अगला है, शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए और छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सभी सुझाव हैं जो हम चिंतन सत्र में अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जो लास्ट हमारा तीसरा था रिफ्लेक्टिव लेवल उसको पूरा कर दिया है। तो ये हमारे जो 3 सत्र थे ये हमारे पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं जिससे आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुँचे और सब इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।